नमस्कार दोस्तों, क्लास 10th में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नियंत्रण और समन्वय के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, मानव वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम लिखिए। इसके कार्य का भी उल्लेख कीजिए। मानव वृषण द्वारा उत्सर्जित हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है। इसके कार्य, यह नर लैंगिक अंगों तथा नर लक्षणों का नियंत्रण करता है। हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो प्रमुख अंगों के नाम लिखिए। इनमें से कौन सा अंग सोचने के प्रक्रम के बिना ही पेशियों को कार्य करने का आदेश देने में प्रमुख भूमिका निभाता है, और इससे संबंध परिघटना का नाम लिखिए। हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो प्रमुख अंग मस्तिष्क और मेरुरज्जु हैं। मेरुरज्जु अंग सोचने के प्रक्रम के बिना ही पेशियों को कार्य करने का आदेश देने में प्रमुख भूमिका निभाता है। इससे संबंधित परिघटना का नाम प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन है। अगला प्रश्न है कि मानवों में पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम लिखिए तथा इसका कार्य स्पष्ट कीजिए। तो पीयूष ग्रंथि निम्नलिखित हार्मोन स्रावित करता है। एक है वृद्धि हार्मोन। यह हार्मोन अस्थियों तथा पेशियों की वृद्धि तथा विकास का काम करता है। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ से भी पढ़ना है। और यह है पोषी हार्मोन। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों जैसे अवटु, अधिवृक्क, वृषण तथा अंडाशयों से स्रावित होने वाले हार्मोन का नियंत्रण करता है। प्रोलैक्टिन स्तन ग्रंथियों के कार्य का नियंत्रण करता है। वैसोप्रेसिन जल तथा विद्युत अपघटय का संतुलन करता है। और गोनाड उत्प्रेरक हार्मोन, यह वृषण तथा अंडाशय की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। और ACTH, यह अधिवृक्क को गतिविधियों को नियंत्रित करता है। इसके बाद है प्रकाशानुवर्तन क्या है, और प्रकाशानुवर्तन को निर्देशित करने के लिए क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए। पौधों में अंगों के उद्दीपन की दिशा प्रकाश की दिशा में होने को प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। कार्यकलाप, एक शंकु फ्लास्क में जल भरिए। फ्लास्क की ग्रीवा को तार के जाल से ढक दीजिए। एक ताज़ा छोटा सेम का पौधा तार की जाली पर इस प्रकार रख दीजिए कि उसकी जड़ें जल में भीगी रहें। एक ओर से खुला हुआ गत्ते का बक्सा लीजिए और फ्लास्क को बक्से में इस प्रकार रखिए कि बक्से की खुली साइड खिड़की की ओर हो, जहां से प्रकाश आ रहा है। ये चित्र में आपको दिख रहा है। 2 या 3 दिन बाद पररोह प्रकाश की ओर झुक जाता है और जड़ प्रकाश से दूर चला जाता है। इसी को प्रकाश की पत्तियों को प्रकाश की ओर बढ़ने को प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया को उपयुक्त उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। प्रतिवर्ती क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जो हमारी चेतना के बिना किसी अचानक उत्पन्न उद्दीपनों की अनुक्रिया के फलस्वरूप पेशियों तथा ग्रंथियों द्वारा होती हैं। उदाहरण के लिए, जब हम गर्म वस्तु को छूते हैं तो हम एकदम से हमारा हाथ पीछे हटा लेते हैं। आगे लिखा है, प्रतिवर्ती क्रिया में संदेशग्राही कोशिकाओं से तंत्रिकाओं द्वारा मेरुरज्जु तक पहुंचता है। हार्मोन क्या होते हैं? थायराइड द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम और उसके कार्य लिखिए। हार्मोन वे रासायनिक पदार्थ हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा सूक्ष्म मात्रा में स्रावित होते हैं। थायराइड द्वारा स्रावित हार्मोन थायरोक्सिन है। थायरोक्सिन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अनुकुंचन तथा वक्र गतियाँ क्या होती है? प्रत्येक के एक उदाहरण दीजिए। अनुकुंचन गतियाँ पौधों के किसी भाग की बाहरी उद्दीपन के प्रति तत्काल अनुक्रिया के कारण गति को अनुकुंचन गति कहते हैं। जैसे छूने पर छुई मुई के पौधों की पत्तियों में गति होना। वक्र गति पौधों की जड़ तथा तने की गुरुत्वाकर्षण तथा प्रकाश की दिशा में अथवा विपरीत दिशा में गति का होना वक्र गति है। ठीक है, अब इसका उदाहरण है, जैसे पौधे के तने की प्रकाश की दिशा में वृद्धि के कारण होने वाली गति, जिसे प्रकाशानुवर्तन कहते हैं, ये वक्र गति है। ठीक है, उस पादप हार्मोन का नाम लिखिए जो पौधों की वृद्धि को रोकता है तथा पत्तियों के गिरने में सहायता करता है। तो अवशिषिक अम्ल, इसे AB कहते हैं। अम्ल पौधों में वृद्धि को रोकता है और पत्तियों को गिरने में सहायता करता है। और उस हार्मोन का नाम बताइए जो पौधों में कोशिका विभाजन को बढ़ाता है। तो साइटोकाइनिन नाम का हार्मोन होता है, ये पौधों में कोशिका विभाजन को बढ़ाता है।
आपने एक तंत्रिका कोशिका का अध्ययन किया जिसमें अनेक भाग होते हैं, उन भागों के नाम लिखिए। तो नाम लिखना है जो ग्राही से सूचना इकट्ठा करता है। तो डेंड्राइट होता है जहाँ से एक तंत्रिका कोशिका सूचना इकट्ठा करता है, जिसके द्वारा, अब उस भाग का नाम लिखना है जिसके द्वारा सूचना एक विद्युत संकेत के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। तो वह है आपका तंत्रिकाक्ष यानी एक्सोन। यही सूचना को विद्युत संकेत के द्वारा आगे ले जाता है। पर मानव में परमस्तिष्क के भागों को चित्र द्वारा दिखाइए। तो ये मानव के परमस्तिष्क हैं, इसके कितने सारे भाग हैं आपको याद करने हैं। ये है आपका भित्तीय पाली, ये है आपका अग्रललाट पाली, ये है शंख, ये है पाली और ये है अनुमस्तिष्क, छोटा सा है, मटर के आकार जैसा होता है गोल। ये अनुमस्तिष्क के पीछा, सॉरी मटर जैसा नहीं होता है, वो तो पीयूष ग्रंथि होता है, ठीक है। और ये होता है आपका अनुपाल पाली। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट था अनुमस्तिष्क, ठीक है, जो सर के पिछले हिस्से में, यहाँ पे सर इस तरफ से बनाया गया है, ठीक है। तो ये पिछला हिस्सा यहाँ है। अगला है अंतःस्रावी ग्रंथियों को वाहिनी विहीन ग्रंथियाँ क्यों कहते हैं। उनके द्वारा स्राव पदार्थों की दो विशेषताएं लिखिए। ये ग्रंथियां अपने द्वारा बने हार्मोन को सीधे रक्त में डालती हैं। इन्हें ले जाने के लिए कोई नलिकाएं नहीं होती हैं, इसीलिए इन्हें वाहिनी विहीन ग्रंथियां कहते हैं, ठीक है। इनकी विशेषताएं पूछा गया था। इसके द्वारा स्रावित हार्मोन की काफ़ी कम मात्रा काम करने के लिए आवश्यक होती है। यह केवल विशिष्ट अंगों या ऊतकों पर क्रिया करते हैं जिन्हें इनके लक्ष्य अंग कहते हैं। क्या एड्रिनल के तनाव प्रबंधन ग्रंथि कहा जा सकता है। अपने उत्तर की समीक्षा कीजिए। हाँ, एड्रिनल को तनाव नियंत्रित करने वाली ग्रंथि माना जाता है क्योंकि रक्तचाप को नियंत्रित करता है, ब्लड प्रेशर को, हृदय स्पंदन को नियंत्रित करता है, हार्ट बीट को, यानी यह कार्बोहाइड्रेट का उत्पादन करता है, उपापचय का नियंत्रण करता है और खनिजों का संतुलन बनाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है पादप जीवन में हार्मोन का क्या महत्व है और पादप में हार्मोन की भूमिका। पादपों के विकास तथा वृद्धि में हार्मोन का विशेष भूमिका होती है। ऑक्सीन के कारण, यानी ऑक्सीन नाम के हार्मोन के कारण खरपतवारों को समाप्त किया जा सकता है। अविकसित फलों को गिराने में रोकना ऑक्सीन द्वारा संभव है। फलों का पकना भी ऑक्सीन द्वारा संभव है। मनुष्य के किस प्रकार की ग्रंथि हार्मोन स्रावित करती है और किसी एक की स्थिति बताइए। तो अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन स्रावित करती है। मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। इंसुलिन स्रावन के असफल होने पर कौन सा रोग हो जाता है। तो डायबिटीज मेलिटस का रोग हो जाता है, यानी मधुमेह का रोग हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है एक पौधे को किसी ऐसे कमरे की खिड़की के पास रखते हैं जिसके एक तरफ अंधेरा होता है, तो हम देखते हैं कि इसका तना एक तरफ को मुड़ जाता है। इस प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। जब हम एक पौधे को एक सिरे को कमरे में रखते हैं जब हम एक पौधे को एक ऐसे कमरे में रखते हैं जिसमें केवल एक खिड़की है और उसके एक तरफ प्रकाश है और दूसरी तरफ अंधेरा है, तो पौधे का तना प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। पौधों में ऑक्सीन नामक हार्मोन बनता है जो छाया की तरफ इकट्ठा होता है तथा तने को प्रकाश की तरफ वृद्धि करने के लिए प्रेरित करता है। इस तरह तना प्रकाश की ओर मुड़ने लगता है। बहुत बढ़िया प्रश्न था। अगला है परमस्तिष्क के विभिन्न कार्यों का वर्णन कीजिए। जो हमारे शरीर में खोपड़ी में जो परमस्तिष्क होता है उसके विभिन्न कार्यों का वर्णन करना है। तो परमस्तिष्क जो है तर्क यानी रीजनिंग, बुद्धि यानी इंटेलिजेंस और व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी और स्मृति यानी मेमोरी का स्थान है। यानी परमस्तिष्क तर्क, बुद्धि, व्यक्तित्व और स्मृति यानी याददाश्त का स्थान है। हमारे विचार, अनुभव और व्यवहार और प्रवृत्तियां सभी परमस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती हैं। परमस्तिष्क में भिन्न भिन्न कार्यों को करने के लिए भिन्न भिन्न क्षेत्र होते हैं। परमस्तिष्क में संयोजन क्षेत्र होते हैं जो चिंतन और स्मृति का नियंत्रण करते हैं। ये संयोजन क्षेत्र सूचनाओं और अनुभवों का भी संग्रह करते हैं। संवेदी क्षेत्र होते हैं जहाँ ज्ञानेंद्रियों जैसे आँखें, कान, नाक, जीभ तथा त्वचा से सूचना ग्रहण की जाती है और हमें संवेदन यानी सेंसेशन तथा अनुभूति प्रदान करते हैं। ये रहा, अनुभूति प्रदान करते हैं। और इसी प्रकार परमस्तिष्क में प्रेरक क्षेत्र होते हैं जिससे विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए पेशियों को
आदि अनुदेश भेजे जाते हैं। पर मस्तिष्क शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। पश्च मस्तिष्क के क्षेत्रों का नाम लिखिए और प्रत्येक क्षेत्रों के कार्यों को बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पश्च मस्तिष्क के भाग है पोन्स, फिर है अनुमस्तिष्क यानी सेरिबेलम, फिर है मेडुला। इन तीनों भागों के विभिन्न कार्य निम्नलिखित हैं। पोन्स श्वसन के विनियमितीकरण में भाग लेता है, यानी सांस लेने की दर को कंट्रोल करता है ये, ठीक है। अनुमस्तिष्क पढ़ेंगे अब। अनुमस्तिष्क शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखने में सहायता करता है। यह हमें सुनिश्चित और सही क्रियाओं को करने के योग्य बनाता है। अनुमस्तिष्क निर्बाध शरीर क्रियाओं जैसे चलना, नृत्य करना, साइकिल पर चढ़ना, पेंसिल पकड़ना इत्यादि का समन्वय करता है। मेडुला विभिन्न क्रियाओं जैसे हृदय की धड़कन, श्वसन, रक्तचाप और आहार नाल की कर्मकुंचन गतियों को नियंत्रित करता है। मेडुला परवर्ती क्रियाओं जैसे निगलना, खांसना, छींकना, लार बनना और उल्टी और वमन के लिए नियंत्रण केंद्र भी होता है। निम्नलिखित पादप हार्मोन के कार्य लिखिए। ऑक्सिन के कार्य, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन के कार्य लिखना है, ठीक है। ऑक्सिन के कार्य, यह पौधे के तने की वृद्धि में मुख्य भूमिका निभाता है। ये जड़ों की वृद्धि में सहायता करता है। बिना परागण व निषेचन के बीज रहित फल बनाने में सहायता करता है। जिबरेलिन के कार्य, बोनी प्रजाति में तने की वृद्धि करता है। लंबी दीप्तिकालिता वाले पौधे के बीजों में छोटी दीप्तिकालिल वाली परिस्थितियों में अंकुरण को बढ़ाता है। बीज रहित फलों के निर्माण में सहायता करता है। पौधों की पत्तियों के आकार में वृद्धि करता है। साइटोकाइनिन के कार्य, कोशिका विभाजन और कोशिका में वृद्धि करता है। वृद्धि संदमन करता है, यानी वृद्धि को रोकता है। पौधों की जड़ों और तनों का प्रवर्धन करता है और बीजों तथा कलियों में प्रसुप्ति को बढ़ाता है। तो ये सारे इतने इंपॉर्टेंट काम थे, ठीक है। अगला प्रश्न है गुरुत्वानुवर्तन गति तथा स्पर्शानुवर्तन गति में एक अंतर बताइए। पौधों में जो गति गुरुत्वाकर्षण के कारण होती है उसे गुरुत्वानुवर्तन गति कहते हैं, जबकि जिन पौधों में गति स्पर्श के कारण होती है उन्हें स्पर्शानुवर्तन कहते हैं। ऑक्सिन और साइटोकिनिन में क्या अंतर है। ऑक्सिन का निम्न सांद्रण वृद्धि को जागृत करता है, लेकिन सांद्रण की मात्रा अधिक होने पर वृद्धि कम हो जाती है, यानी साइटोकाइनिन कम रहता है, मतलब ऑक्सीजन कम रहता है तो वृद्धि तेजी से होती है, ज़्यादा होने पर वृद्धि कम हो जाती है। साइटोकाइनिन सक्रिय रूप से वर्धमान ऊतकों जैसे भ्रूणों, परिवर्धमान फलों और जड़ों में उत्पन्न होता है। इसके कारण कोशिका विभाजन हो जाता है, जो जीर्णता देरी से आती है। अगला है प्रेरक तथा संवेदी तंत्रिकाओं में क्या अंतर है। प्रेरक तंत्रिका मस्तिष्क से कार्यकारी अंग तक सूचना पहुंचाती है, जबकि संवेदी तंत्रिका संवेदी अंगों से मस्तिष्क से सूचना ले आती है, ठीक है। यहाँ पे अब आपको चित्र दिया जाता है पेपर में कभी कभी, और इसमें चित्र में से आपको नाम ढूंढना होता है। तो चित्र आप से पढ़ लेंगे। यहाँ 1 नंबर से पूछा है कि इसका क्या नाम है, फिर 2 नंबर इसका क्या नाम है, फिर ये इधर 3 नंबर का क्या नाम है, फिर 4, 5, 6 नंबर का क्या काम है। यहाँ पे पीयूष ग्रंथि है, याद रखना है। यहाँ पीछे मेरुरज्जु लिखा है, ये ऊपर कपाल खोपड़ी लिखा है, ठीक है। चित्र को अवलोकन कर लोगे तो आपको पहले वाले चित्र में परमस्तिष्क कहा गया है, बीचों बीच वाले को मध्य मस्तिष्क, सबसे पीछे और नीचे वाले को अनुमस्तिष्क, उसके ऊपर फिर मेडुला, उसके ऊपर पोन्स, और फिर और आगे चले जाने पे हाइपोथैलेमस मिलेगा जो पीयूष ग्रंथि के थोड़ा ऊपर होता है, ठीक है। अगला है तंत्रिका कोशिका की संरचना का चित्र खींचकर उस पर निम्नलिखित को नामांकित कीजिए। केंद्रक, द्रुमिका, कोशिकाकाय और तंत्रिकाक्ष। तो हम ऐसे चित्र बना लेंगे और उनके नाम डाल देंगे। ये केंद्रक होता है काला वाला भाग, और ये जो खाली पड़ा भाग है ये कोशिकाकाय, ये लंबा भाग जो होता है ये आपका तंत्रिकाक्ष होता है, ठीक है। और जो बीच में जो खाली पड़ा भाग है वो कोशिकाकाय होता है, और जो पतली पतली पूंछ निकली है इसी को द्रुमिका कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में डेंड्राइट्स, सही है। तंत्रिका कोशिका के उस भाग का नाम लिखिए जहाँ सूचनाएं उपार्जित की जाती हैं। तो द्रुमिका से सूचनाएं उपार्जित होती हैं, और जिनसे होकर सूचनाएं विद्युत आवेग की भांति गमन करती है वो आपका तंत्रिकाक्ष। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद कीजिए।
अगला प्रश्न है, गुरुत्वानुवर्तन क्या होता है? नामांकित आरेख की सहायता से एक ऐसे क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए जो ये दर्शाता है कि गुरुत्व पादप में वृद्धि वाले भाग की दिशा को परिवर्तित कर देता है। तो ये हमने पहले भी पढ़ा था, इसको आप पढ़ लें और ये चित्र याद कर लें, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित पादप हार्मोन की भूमिका लिखिए। ऑक्सीन हार्मोन और एब्सिसिक अम्ल। ऑक्सीन हार्मोन वृद्धि को प्रेरित करता है, एब्सिसिक अम्ल वृद्धि को रोकता है, ठीक है, पत्तियों को झाड़ता है। ऑक्सीन की भूमिका, यह पौधे के तने की वृद्धि को मुख्य भूमिका निभाता है, जड़ों की वृद्धि में सहायक है, बिना परागण तथा निषेचन के बीज रहित फल बनाने में सहायक है। एब्सिसिक अम्ल की भूमिका, यह बीजों तथा कलियों में प्रशुप्ति को बढ़ाता है, पत्तियों और फलों को झाड़ने को बढ़ाता है, बल्ब तथा प्रकंद की प्रशुप्ति को बढ़ाता है। मेरु रज्जु की संरचना तथा कार्य को बताइए। हमारे पश्च मस्तिष्क की मेडुला आम्बलागेटा खोपड़ी के महारंध्र से निकलकर कशेरुकी की तंत्रिका नाल से होती हुई अंत तक फैली रहती है और इसी को मेरुरज्जु अथवा रीढ़ की हड्डी कहते हैं। रीढ़ रज्जु के ऊपर भी 3 झिल्लियाँ ड्यूरामेटर, एरेकोइड और पियोसेट मस्तिष्क के ऊपर चढ़ी रहती हैं। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के मेरुरज्जु में नियमित दूरी पर 31 जोड़ी मेरु यंत्रिकाएं निकलती हैं। मेरुरज्जु के कार्य, मेरुरज्जु के 2 मुख्य कार्य हैं। यह परमस्तिष्क की प्रेरणाओं को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है और यह उन प्रेरणाओं की प्रतिक्रियाओं का संचालन तथा नियमन करता है जिनका हमारे मस्तिष्क से कोई संबंध नहीं होता, यानी प्रतिवर्ती चाप का काम भी यही कर देता है। ग्रंथियों का नाम बताइए जो निम्नलिखित हार्मोनों को स्रावित करती हैं। एस्ट्रोजन मादाओं में अंडाशय द्वारा स्रावित होता है। थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन नरों में विषण द्वारा स्रावित होता है। वृद्धि हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है जो हमारे शरीर की लंबाई बढ़ाता है। और एड्रेलिन नामक ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, मानव मस्तिष्क के मुख्य कार्यों का उल्लेख कीजिए। मानव मस्तिष्क एक बहुत ही कोमल अंग है जो अरबों खरबों की संख्या में न्यूरॉनों का बना है। मस्तिष्क के 3 भाग हैं, परमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेडुला, सेरिबेलम और मेडुला। परमस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है जो 2 भागों में विभाजित है जिन्हें परमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं। परमस्तिष्क वह जगह है जहाँ बुद्धिमत्ता, चेतना और इच्छा शक्ति का वास होता है। यह ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। अनुमस्तिष्क लघुतर भाग है यानी छोटा भाग है। इसका मुख्य कार्य शरीर के संतुलन बनाए रखना है। यह शारीरिक गति तथा आसन के समन्वय और सामंजस्य के कार्य को नियंत्रित करता है। मेडुला ऑब्लांगेटा मस्तिष्क का अंतिम भाग है। यह मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। यह सांस लेने, खांसने, निगलने आदि का केंद्र है। इसके अतिरिक्त यह हृदय स्पंदन तथा अनेक अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। इसके बाद यहाँ से प्रश्न है अगला, निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथियों में क्या अंतर है? ग्रंथि वह संरचना है जो एक विशेष रासायनिक पदार्थ का स्राव करती है। अधिकांश हार्मोन का स्राव ग्रंथियों से होता है। ग्रंथियां 2 प्रकार की होती हैं। बाह्यस्रावी ग्रंथियां ये अपना स्राव वाहिकाओं के द्वारा भेजती हैं, जैसे लार ग्रंथियां और यकृत। अंतःस्रावी ग्रंथियां ये अपना स्राव सीधे रक्त में छोड़ देती हैं और इन ग्रंथियों में वाहिका नहीं होती और इसीलिए इन्हें वाहिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं। उदाहरण के लिए पीयूष ग्रंथि। अगला है अग्नाशय। अग्नाशय एक ऐसी ग्रंथि है जो बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी दोनों ही रूप में कार्य करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। ऐसे ही फिर हमारे और भी बहुत अच्छे यहाँ पे प्रश्न मिल जाते हैं जिसको आप खुद पढ़ लेंगे, ठीक है। हार्मोन और एंजाइम के बीच में कोई 3 अंतर बताइए। आयोडीन हमारे शरीर के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ऑक्सीटोमी हार्मोन और वैसोप्रोसिन हार्मोन का क्या कार्य है? अंतर्मुखी क्रियाओं से आप क्या समझते हैं? एक उदाहरण
भी दीजिए, ठीक है। इसको आप खुद पढ़ लेंगे। यहाँ से आप वीडियो पॉज करके आप खुद पढ़ सकते हैं, ठीक है।